India is trying to change an age-old law to protect human rights and the freedom of nearly 1.4 billion people. The government of India is rethinking the sedition law. सालों से चला आ रहा है एक कानून जिसके बारे में कोई भी सरकार बात नहीं करते। बात भी क्यों करेंगे? आखिर जो भी पोजीशन ऑफ पावर में रहते हैं उसी के लिए ये लॉ फेवर करते हैं। इट्स बीन मोर देन 150 इयर्स नाउ। अभी भी ये कानून हमारे देश की इंडिपेंडेंट वॉइस को दबाने के लिए काम आते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आज जो भी बताऊंगा फैक्ट्स के आधार पर बताऊंगा, फैक्ट्स के बिना कुछ नहीं बताऊंगा। Hi guys, welcome to my channel. It's been a while that I have uploaded something interesting. Things that as a citizen of India we must know and we must understand that with time our laws must be evolved so that we as a citizen can actually take the original test of democracy. Disclaimer, I'm not here to criticize any government today, but we'll try to see that how every government has tweaked this law according to their own needs and convenience. And yes, before starting, one more thing. If you like this video, then please subscribe to this channel. Like and share की भी ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके पड़ोस भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए। Let's talk about the sedition law. ये एक प्रोविजन है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट फ्रेम किया था ताकि जब भी कोई भी नेशनलिस्ट लीडर्स ब्रिटिशर्स की रिग्रेसिव पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठाया तब उनको ये लॉ के अंडर बुक किया गया है। गांधी से लेकर नेहरू जी तक सभी ये लॉ के शिकार रहे हैं और ये चलते हुए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक फ्रेश पिटीशन डाला है जिसमें सेडिशन लॉ को चैलेंज किया गया है। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है बल्कि एक कॉलोनियल लीगेसी भी है। सुन के आपको हैरानी होगी कि ये सेडिशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124A के तहत अगर आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं, अनशन कुछ भी बोलते हैं, तो सरकार के पास ये लॉ द्वारा दिए गए राइट है कि वो आपको जेल में डाल सकते हैं। अब इतना तक सुन के किसी भी आम आदमी को डर लग जाएगा, क्या सही में हम सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे? घबराइए मत, क्योंकि इसके बावजूद आम आदमी पार्टी बढ़िया परफॉर्म किया है, दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में रह के हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि असल में क्या हम सरकार की निंदा कर सकते हैं कि नहीं। एंड इन दैट केस इफ वी कैन, तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कौन सी राइट्स या लॉज हमें ये करने की अनुमति देती है। लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सेडिशन। ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले सेडिशन लॉ को ड्राफ्ट किया था इन 1837, which can be read out like this कि whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or imprisonment with which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. Leaders like Mahatma Gandhi, लोकमान्य तिलक, जोगेश चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आजाद, सावरकर और भी कई सारे ऐसे लीडर्स थे। They were all jailed because of this law. मैक्यूले कौन था? लॉर्ड मैक्यूले साहब कौन थे? ये वो अंग्रेज हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाई किए हैं लेकिन कभी लॉ असल में प्रैक्टिस ही नहीं की। पॉलिटिक्स में उलझ गए थे और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इनको सालाना 10,000 पाउंड सैलरी देके इंडिया में बुला लिया था। इंडिपेंडेंट के पहले कुछ ट्रायल्स हुआ था जिसमें से मैं 2 ट्रायल की बात करूंगा जो सेडिशन के अंदर हुआ था। एक तो था जोगेश चंद्र बोस जो 1891 में बंगोबासी बोल के एक न्यूज़पेपर था, उसमें एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसाइज किया था एंड ड्यू टू दिस ही वाज इम्प्रिजन्ड। 1922 में तिलक एंड गांधी जी की ट्रायल हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये डिबेट हुआ था तो सेडिशन लॉ को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया था, बट ऑब्वियसली कई सारे मेंबर्स थे इस लॉ के खिलाफ एंड इवेंचुअली द वर्ड सेडिशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया था। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए कहा कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा यूज किया गया था ताकि वो देश में एक डिस्कंटेंट की फीलिंग्स को बनाए रखता है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा ये केस आया जिसको एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर भी देखा जाता है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कई सारे आपने होंगे जिन्होंने ये केस के बारे में सुने भी होंगे। ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जो पिछले हाई कोर्ट रूलिंग्स को ओवररूल करते हुए सेक्शन 124 यानी सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है। कोर्ट ने कहा कि नॉट ऑल स्पीच विद डिसअफेक्शन
hatred or contempt against the state, but only speech that is likely to incite public disorder would qualify as sedition. रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है 2016 में, जहां पे हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी नेशनल कमीशन फॉर जुडिशियल कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, एंड ये केस अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया है। तो कोर्ट ने कहा कि दिस डजंट अमाउंट टू सेडिशन। In 1973, during Indira Gandhi's tenure, Section 124A को एक cognizable offense भी किया गया था। इसका मतलब आपको अरेस्ट किया जाएगा विदाउट एनी वारंट। लगभग अब तक सभी लॉ कमीशन ने कहा है कि सेडिशन लॉ को काफी ज्यादा मिसयूज किया जाता है। इन 2021 में आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं एन.वी. रमाना, उन्होंने कहा है कि सेडिशन इज अ कॉलोनियल लॉ, ये फ्रीडम को सप्रेस करते हैं। यही एक वो आइन है जो गांधी जी और तिलक जी के खिलाफ यूज किया गया था। क्या इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स बाद भी हमें ये लॉ की कोई जरूरत है? और अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें विद अदर डेमोक्रेसीज, तो सेडिशन लॉ को मैक्सिमम कंट्रीज ने अब तक रिपील कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये एक फेडरल फेलोनी है, ये राइटर्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। यूके में सेक्शन 73 ऑफ कॉरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट 2009 को रिपील करते हुए ये कहा गया है कि दिस गिव्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ने कंप्लीटली इसको रिपील कर दिया है। इंडोनेशिया ने अबॉलिश कर दिया है। साउथ कोरिया ने तो इसको अबॉलिश कर दिया 1988 में, जब इनके देश में डेमोक्रेटिक एंड लीगल रिफॉर्म्स हुआ था। अभी की अगर मैं बात करूं तो सेडिशन लॉ की कन्विक्शन रेट देख के आप हैरान हो जाओगे। 2014 से लेकर 2020 तक 163% जंप हुआ है केसेस। उसमें कन्विक्शन रेट पता है कितना है? 3.3%। आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि आखिर हम ये लॉ के बारे में इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेडिशन लॉ आम जनता के अंदर एक डर, एक खौफ पैदा कर देते हैं, टू सप्रेस द लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म और डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अ पॉलिटिकल डिसेंट। द मेन पर्पस ऑफ द लॉ वाज टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस्ड कॉलोनियलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में, जहां सिटीजन्स को पूरी अधिकार है टू थिंक एंड एक्सप्रेस देयर डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उधर ये लॉ की क्या काम? और आप अगर सेडिशन लॉ द्वारा बुक्ड होते हैं, देन आपको 3 साल तक की जेल हो सकता है, और उसके साथ ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। एंड मोर ओवर, यू विल नेवर बी इशूड अ पासपोर्ट। कई इसके सपोर्ट में बात करते हैं, कई इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। कई सारे एकेडमिशियंस, पॉलिटिशियंस है जिनका कहना है कि combating anti-national, combating terrorist elements, this will help। सेडिशन लॉ एंटी नेशनल और टेररिस्ट एलिमेंट्स को कम्बैट करने के लिए हेल्प करेगा। कई सारे देश, कई सारे राज्य में अभी भी माओइस्ट इंसर्जेंसीज है। और सबसे बड़ी बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट है, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ स्टेट के लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए। इसके खिलाफ जो बात करते हैं वो बोलते हैं कि ये कॉलोनियल लीगेसी है, which defies the fundamental right of free speech. This is also against the idea of democracy. ब्रिटिशर्स ने खुद अपने देश में ये लॉ को एबॉलिश कर दिया है, देन हम अभी भी इसको क्यों कंटिन्यू करें? द वर्ड डिसअफेक्शन इन सेक्शन 124 ये एक कंप्लीटली वेग वर्ड है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। एंड अब तक ये लॉ को ज्यादातर पॉलिटिकल डिसेंट के लिए ही यूज किया गया है। 1979 में इंडिया ने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रेटिफाई किया है, जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रोटेक्ट करना इंडिया की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की री एग्जामिनेशन ऑफ सेडिशन लॉ हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना हद तक बचा पाता है। Thank you all for watching this video, and see you soon with the next video. And please, if you have any recommendation, then please write it down in the comment box. I'll be more than happy to work and respond on your recommendations. Thank you guys. See you soon.